नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी अग्नि समाधि। कहानी और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी अग्नि समाधि। साधु संतों के सत्संग में बुरे भी अच्छे हो जाते हैं, किंतु प्रयाग का दुर्भाग्य था कि वो उस सत्संग का उल्टा ही असर हुआ था। उसे गांजे, चरस और भंग का चस्का पड़ गया था, जिसका फल ये हुआ कि वो एक मेहनती, उद्यमशील युवक आलस्य का उपासक बन बैठा था। जीवन संग्राम में ये आनंद कहाँ। किसी वट वृक्ष के नीचे धूनी जल रही है, एक जटाधारी महात्मा विराज रहे हैं, भक्तजन उन्हें घेरे बैठे हुए हैं और तिल तिल पर चरस के दम लग रहे हैं। बीच बीच में भजन भी हो जाते हैं। मजूरी धतूरी में वो स्वर्ग कहाँ। चिलम भरना प्रयाग का काम था। भक्तों को परलोक में पुण्य फल की आशा थी। प्रयाग को तत्काल फल मिलता था। चिलमों का पहला हक उसी का होता था। महात्माओं के श्रीमुख से भगवत चर्चा सुनते हुए ये आनंद से विहल हो उठता था। उस पर आत्मस्मृति भी छा जाती थी। वो सौरभ, संगीत और प्रकाश से भरे हुए एक दूसरे ही संसार में पहुंच जाता था। इसलिए जब उसकी स्त्री रुक्मिन रात के 10 बज जाने पर उसे बुलाती थी तो प्रयाग को प्रत्यक्ष क्रूर अनुभव होता। संसार उसे कांटों से भरा हुआ जंगल सा दिखता। विशेषतः जब घर आने पर उसे मालूम होता कि अभी चूल्हा भी नहीं जला और चने चबेने की कुछ फिक्र भी नहीं है। वो जाति का भर था। गांव की चौकीदारी उसकी मीरास थी। 2 रुपए और कुछ आने वेतन था। वर्दी और साफा मुफ्त। काम था सप्ताह में 1 दिन थाने जाना, वहां अफसरों के द्वार पर झाड़ू लगाना, अस्तबल साफ करना, लकड़ी चीरना। प्रयाग रक्त में घूंट पी पी कर ये काम करता, क्योंकि अवज्ञा शारीरिक और आर्थिक दोनों की दृष्टि से महंगी पड़ती थी। आंसू यूं पूछते थे कि चौकीदार में यदि कोई काम था तो इतना ही, और उसे महीने में 4 दिन के लिए 2 रुपए और कुछ आने कम न थे। फिर गांव में भी अगर बड़े आदमियों पर नहीं तो नीचा पर रोब था। वेतन पेंशन थी, और जब से महात्माओं का संपर्क हुआ वो प्रयाग के जेब खर्च की मद में आ गई। अतएव जीविका का प्रश्न दिनों दिन चिंतोत्पादक रूप से धारण करने लगा। इन सत्संगों से पहले ये दंपति गांव में मजदूरी करता था। रुक्मिन लकड़ियां तोड़कर बाजार ले जाती। प्रयाग कभी चारा चलाता, कभी हल जोतता, कभी पुर हाँकता। जो काम सामने आ जाए उसमें जुट जाता था। हंसमुख, श्रमशील, विनोदी, निर्द्वंद आदमी था, और ऐसा आदमी कभी भूखा नहीं मरता। उस पर विनम्र इतना कि किसी काम के लिए नहीं न करता था। किसी ने कुछ कहा और वो अच्छा भैया कहकर दौड़ा, इसलिए उसका गांव में मान था। इसी की बदौलत निरुद्दम होने पर भी 2-3 साल उसे कष्ट न हुआ था। दोनों जून की तो बात ही क्या, जब महतो को ये रिद्धि न प्राप्त थी जिनके द्वार पर बैलों की 3-3 जोड़ियां बंधती थी, तो प्रयाग किस गिनती में था। हाँ, 1 जून की दाल रोटी में संदेह न था। परंतु जब यह समस्या दिन पर दिन विषमतर होती जाती थी, उस पर यह विपत्ति थी कि रुक्मिन भी अब किसी कारण से उसकी पति परायण, उसकी सेवाशील उतनी तत्पर न रहती थी। अतएव प्रयाग को किसी ऐसी सिद्धि की आवश्यकता थी जो उसे जीविका की चिंता से मुक्त कर दे और वो निश्चित होकर भगवान जन और साधु सेवा में प्रवृत्त हो जाए। एक दिन रुक्मिन बाजार में लकड़ियां बेचकर लौटी तो प्रयाग ने कहा, ला कुछ पैसे मुझे दे दे, दम लगा आऊं। रुक्मिन ने मुंह फेर कर कहा, दम लगाने की ऐसी चाट है तो कोई काम क्यों नहीं करते? क्या आजकल कोई बाबा नहीं है? जाकर चिलम भरो। प्रयाग ने त्योरी चढ़ाकर कहा, भला चाहती है तो पैसे दे दे, नहीं तो इस तरह तंग करेगी तो एक दिन कहीं चला जाऊंगा, तब रोएगी। रुक्मिन अंगूठा दिखाकर बोली, रोई मेरी बला, तुम रहते ही हो तो कौन सोने का कौर खिला देते हो? जब भी छाती फाड़ती हूँ तब भी छाती फाड़ूंगी। तो अब यही फैसला है? हाँ हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं, और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूं जवाब देती है। रुक्मिन तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रयाग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए। तब रुक्मिन ने किवाड़ बंद कर लिए।
समझी गांव में कहीं छुपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाए। जब दूसरे दिन भी पयाग ना आया तो रुक्मिन को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर ना मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, पयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातःकाल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट लिखा दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिन थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि पयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वो अकेला न था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छीट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिन का कलेजा धक से हो गया। वो एक क्षण हतबुद्धि सी खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों में भींच लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विषपान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिन ने पयाग से पूछा, इसे कहाँ से लाए? पयाग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी। मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया। पयाग ने तिरछी नेत्रों से देखकर कहा, धुत पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूँ। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल, मन जिससे मिले वही नई है, मन जिससे ना मिले वही पुरानी है। ला कुछ पैसे तो दे दे। 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिन ने पूरा रुपया लाकर पयाग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। पयाग ने चाहे और कोई गुण हो या ना हो, पर यह मानना पड़ेगा कि वो शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिन अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पातकर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो पयाग के हत्थे चढ़ा देती, आधों में घर का काम चलता। वो सौत तो कोई काम ही न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, तो अभी कल की बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम न रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को ही हूँ। गांव भर में रुक्मिन के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाघ पयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न होता था। एक दिन बहू से कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी कोई काम दिला दो। रुक्मिन ने स्नेह चिंतित स्वर में कहा, क्या मेरे सुख में कालिक पुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूँ ही। बहू का नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वो लौंडियों की दशा अब उसके लिए असहाय हो गई थी। वो दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिन बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। पयाग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छुपी ना थी। जब रुक्मिन चारा लेकर बाजार गई तो उसने घर की टटिया लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिलिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आओ भगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सिलिया को मालूम हो गया कि गांव में पीसनहारी का स्थान खाली है और वह इस काम को पूरा कर सकती है। वो यहाँ से घर लौटी और उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। पयाग ने पहर रात ही से चक्की की आवाज सुनी तो रुक्मिन से बोला, आज तो सिलिया अभी से पीसने लगी। रुक्मिन बाजार से आटा लाई थी। अनाज और आटे के भाव में विशेष अंतर न था। उसे आश्चर्य हुआ कि सिलिया इतने सवेरे क्या पीस रही है। उठकर कोठरी में आई तो देखा कि सिलिया अंधेरे में बैठी कुछ पीस रही है। उसने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और टोकरी उठाकर बोली, तुझसे किसने पीसने को कहा? किसका अनाज पीस रही है? सिलिया ने निशंक होकर कहा, तुम जाकर आराम से सोती क्यों नहीं? मैं पीसती हूँ तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? चक्की की घुमुर घुमुर भी नहीं सही जाती।
लाओ टोकरी दे दो, बैठे बैठे अब क्या खाऊंगी, 2 महीने हो गए, मैंने तो तुमसे कुछ कहा नहीं। तुम कहो चाहे ना कहो, अपना धर्म भी तो कुछ है। तू अभी यहाँ के आदमियों को जानती नहीं, आटा तो पिसाते सबको अच्छा लगता है, पैसे देते रोते हैं। किसका गेहूं है, मैं सवेरे उसके सिर पर पटक आऊंगी। सिलिया ने रुकमन के हाथ से टोकरी छीन ली और बोली, पैसे क्यों ना देंगे, कुछ बेगार करती हूँ, तू ना मानेगी, तुम्हारी लौंडी बनकर रहूंगी। यह तकरार सुनकर पयाग भी आ गया और रुकमिन से बोला, काम करती है तो करने क्यों नहीं देती, अब क्या जन्म भर बहुरिया ही बनी रहेगी, हो गए 2 महीने, तुम क्या जानो, नाक तो मेरी कटेगी। सिलिया बोल उठी, तो क्या कोई बैठे खिलाता है, चौका बर्तन झाड़ू बहार रोटी पानी पीसना कूटना ये सब कौन करता है। पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में घट्टे पड़ गए हैं, मुझसे अब सारा काम ना होगा। पयाग ने कहा, तो तू ही बाजार जाया कर, घर का काम रहने दे, रुकमिन कर लेगी। रुकमिन ने आपत्ति की, ऐसी बात मुंह से निकालते लाज नहीं आती, 3 दिन की बहुरिया बाजार में घूमेगी तो संसार क्या कहेगा। सिलिया ने आग्रह करके कहा, संसार क्या कहेगा, क्या कोई ऐब करने जाती हूँ। सिलिया की डिग्री हो गई, अधिपत्य रुकमिन के हाथ से निकल गया, सिलिया की अमलदारी हो गई। जवान औरत हूँ, गेहूँ पीस कर उठी तो औरों के साथ घास छीलने चली गई और इतनी घास छीली कि सब दंग रह गए, गट्टा उठाए न उठता था। जिन पुरुषों को घास छीलने का बड़ा अभ्यास था उनसे भी उसने बाजी मार ली। यह गट्ठा 12 आने का बिका। सिलिया ने आटा चावल दाल तेल नमक तरकारी मसाला सब कुछ लिया और 4 आने बचा भी लिए। रुकमिन ने समझ रखा था कि सिलिया बाजार से 2-4 आने पैसे लेकर लौटेगी तो उसे डांटूंगी और दूसरे दिन से फिर बाजार जाने नहीं दूंगी, फिर मेरा राज्य हो जाएगा। पर यह सामान देखे तो आंखें खुल गई। पयाग खाने बैठा तो मसालेदार तरकारी का बखान करने लगा। महीनों से ऐसी स्वादिष्ट वस्तु मयसर न हुई थी। बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन करके वो बाहर जाने लगा तो सिलिया परोठे में खड़ी मिल गई। बोला, आज कितने पैसे मिले? 12 आने मिले थे, सब खर्च कर डाले, कुछ बचे हों तो मुझे दे दो। सिलिया ने बचे हुए 4 आने पैसे दे दिए। पयाग पैसे खनखनाता हुआ बोला, तूने तो आज माला माल कर दिया, रुकमिन तो 2-4 पैसों में ही टाल देती थी। मुझे गाड़ कर थोड़े ही रखना है, पैसा खाने पीने के लिए है, गाड़ने के लिए नहीं। अब तू ही बाजार जाया कर, रुकमिन घर का काम करेगी। रुकमिन और सिलिया में संग्राम छिड़ गया। सिलिया पयाग पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जान तोड़कर परिश्रम करती। पहर रात ही से चक्की की आवाज कानों में आने लगती। दिन निकलते ही घास लाने चली जाती और जरा देर सुस्त बाजार की राह लेती। वहां से लौट कर भी वो बेकार न बैठती, कभी सन काटती कभी लकड़ियां तोड़ती। रुकमिन उसके प्रबंध में बराबर ऐप निकालती और जब अवसर मिलता तो गोबर बटोर कर उपले पाती और गांव में बेचती। पयाग के दोनों हाथों में लड्डू था। स्त्रियों से अधिक पैसे देने और स्नेह का अधिकार देकर उसे अपने अधिकार में लाने का प्रयत्न करती रहती। पर सिलिया ने कुछ ऐसी दृढ़ता से आसन जमा लिया था कि किसी तरह हिलाए न हिलती थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों प्रतियोगिताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। एक दिन सिलिया घास लेकर लौटी तो पसीने से तर थी। फागुन का महीना था, धूप तेज थी। उसने सोचा, नहाकर तब बाजार जाऊंगी। घास द्वार पर ही रख कर वो तालाब में नहाकर चली। रुकमिन ने थोड़ी सी घास निकालकर पड़ोसिनों के घर पर छुपा दी और गट्ठे को ढीला करके बाहर कर दिया। सिलिया नहाकर लौटी तो घास कम मालूम हुई। रुकमिन से पूछा तो उसने कहा, मैं नहीं जानती। सिलिया ने गाली देना शुरू किया, जिसने मेरी घास छुई हो उसकी देह में कीड़े पड़े, उसके बाप और भाई मर जाएं, उसकी आंखें फूट जाएं। रुकमिन कुछ देर तक तो जब्ती किए बैठी रही। आखिर खून में उबाल आ ही गया। झल्लाकर उठ बैठी और सिलिया के 2-3 तमाचे लगा दिए। सिलिया छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारा मोहल्ला जमा हो गया। सिलिया की सुबुद्धि और कार्यशीलता सभी की आंखों में खटकती थी। वो सबसे अधिक घास क्यों छीलती है, सबसे ज्यादा लकड़ियां क्यों लाती है, इतने सवेरे क्यों उठती है, इतने पैसे क्यों लाती है। इन कारणों ने उसे पड़ोसियों की सहानुभूति से वंचित कर दिया था। सब उसी को बुरा भला कहने लगे। मुट्ठी भर घास के लिए इतना उधम मचा डाला।
इतनी घास तो आदमी झाड़ कर फेंक देता है, घास ना हुई सोना हो गया। तुझे तो सोचना चाहिए था कि अगर किसी ने ले ही लिया तो है तो गांव का ही, बाहर से कोई चोर तो आया नहीं। तूने इतनी गालियां दी तो किसको दी? पड़ोसियों ही को तो दी। संयोग से उस दिन पयाग थाने गया हुआ था। शाम को थका मांदा लौटकर आया तो सिलिया से बोला, ला कुछ पैसे दे दे तो दम लगा आऊं, थक कर चूर हो गया हूँ। सिलिया उसे देखते ही हाय हाय करके रोने लगी। पयाग ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, रोती क्यों है? कहीं गमी तो नहीं हो गई है? नैहर से कोई आदमी तो नहीं आया? अब इस घर में मेरा रहना ना हो पाएगा, अपने घर जाऊंगी। अरे कुछ मुंह से तो बोल, क्या हुआ? गांव में किसी ने गाली दी है? किसने गाली दी है? घर फूंक दूं, उसका चालान करवा दूं? सिलिया ने रो रो कर सारी कथा कह सुनाई। पयाग पर आज थाने में खूब मार पड़ी थी, झल्लाया हुआ था। वो कथा सुनी तो देह में आग लग गई। रुक्मिन पानी भरने गई थी। वो अभी घड़ा भी न रखने पाई थी कि पयाग उस पर टूट पड़ा और मारते मारते बेदम कर दिया। वो मार का जवाब गालियों से देती थी और पयाग हर गाली पर और झल्ला झल्ला कर मारता था, यहाँ तक कि रुक्मिन के घुटने फूट गए, चूड़ियां टूट गईं। सिलिया बीच बीच में कहती जाती थी, वाह रे तेरा दीदा, वाह रे तेरी जबान, ऐसी तो औरत ही नहीं देखी। औरत काहे को डाइन है, जरा भी मुंह में लगाम नहीं है। किंतु रुक्मिन उसकी बातों को मानो सुनती ही न थी। उसकी सारी शक्ति पयाग को कोसने में लगी हुई थी। पयाग मारते मारते थक गया, तब रुक्मिन की जबान न थकी। बस यही रट लगी हुई थी, तू मर जा, तेरी मिट्टी निकले, तुझे भवानी खाए, तुझे मिर्गी आए। पयाग रह रह कर क्रोध से तिलमिला उठता और आकर 2-4 लातें जमा देता, पर रुक्मिन को अब शायद चोट ही न लगती थी। वो जगह से हिलती न थी, सिर के बाल खोले जमीन पर बैठी इन्हीं मंत्रों का पाठ कर रही थी। उसके स्वर में अब क्रोध न था, केवल एक उन्मादमय प्रवाह था। उसकी सस्मत आत्महिंसा कामना की अग्नि में प्रज्वलित हो रही थी। अंधेरा हुआ तो रुक्मिन उठकर एक और निकल गई, जैसे आंखों से आंसू की धार निकल जाती है। सिलिया भोजन बना रही थी। उसने उसे जाते हुए देखा भी, पर कुछ पूछा नहीं। द्वार पर पयाग बैठा चिलम पी रहा था, उसने भी कुछ नहीं कहा। जब फसल पकने लगती थी तो 1.5-2 महीने तक पयाग को हार की देखभाल करनी पड़ती थी। उसे किसानों से दोनों फसलों पर हल पीछे कुछ अनाज बंधा हुआ था। माघ ही में वो हार के बीच में थोड़ी सी जमीन साफ करके एक मुड़ैया डाल लेता था और रात को खा पीकर आग, चिलम और तम्बाकू चरस लिए हुए इसी मड़रिया पर पड़ा रहता था। चैत के अंत तक उसका यही नियम रहता था। आजकल वही दिन थे। फसल पकी हुई तैयार खड़ी थी। 2-4 दिन में ही कटाई शुरू होने वाली थी। पयाग ने 10 बजे रात तक रुक्मिन की राह देखी। फिर ये समझकर कि शायद किसी पड़ोसन के घर में सो रही होगी, उसने खा पीकर अपनी लाठी उठाई और सिलिया से बोला, किवाड़ बंद कर ले, अगर रुक्मिन आए तो खोल देना और मना जुना कर थोड़ा बहुत खिला देना। तेरे पीछे आज इतना तूफान हो गया, मुझे ना जाने इतना गुस्सा कैसे आ गया। मैंने उसे कभी फूल की छड़ी से भी न छुआ था। कहीं बूढ़ आंस न मरी हो तो कल आफत आ जाएगी। सिलिया बोली, न जाने वे आएगी कि नहीं, मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे डर लगता है। तो घर में कौन रहेगा? सूना घर पाकर कोई लौटा थाली उठा ले जाएगा, डर किस बात का है? फिर रुक्मिन तो आती ही होगी। सिलिया ने अंदर से टटिया बंद कर ली। पयाग हार की ओर चला गया। चरस की तरंग में वो भजन गाता जाता था। सहसा सिवाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि सामने हार में किसी ने आग जलाई। एक क्षण में एक ज्वाला सी दहक उठी। उसने चिल्लाकर पुकारा, कौन है वहाँ? अरे ये आग कौन जलाता है? उठती हुई ज्वालाओं ने अपनी अग्नि चिन्ह से उत्तर दिया। अब पयाग को मालूम हुआ कि उसकी मड़ैया में आग लगी हुई है। उसकी छाती धड़कने लगी। इस मड़ैया में आग लगना रुई के ढेर में आग लगना है। हवा चल रही थी। मड़रिया के एक हाथ हटकर पकी हुई फसल की चादर बिछी हुई थी। रात में भी उसका सुनहरा रंग झलक रहा था। आग की एक लपट, केवल एक जरा सी चिंगारी सारे हार को भस्म कर देगी। सारा गांव तबाह हो जाएगा। इसी हार से मिले हुए दूसरे गांव के भी हार थे, वे भी जल उठेंगे। ओह, लपटें बढ़ती जा रही थी।
अब विलंब करने का समय न था। पयाग ने अपना उपला और चिलम वहीं पटक दिया और कंधों पर लो बंद लाठी रखकर बेतहाशा मुंडेर की तरफ दौड़ा। मेड़ों से जाने में चक्कर था, इसलिए वो खेतों से ही होकर भागा। प्रतिक्षण द्वारा प्रचंड होती जाती थी और प्रयाग के पांव और तेजी से दौड़ रहे थे। कोई तेज घोड़ा भी इस वक्त उसे पा न सकता था। अपनी तेजी पर उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था। जान पड़ता था पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसकी आंखें मड़रिया पर लगी हुई थीं। दाहिने बाएं से और कुछ सोचता न था। इसी एकाग्रता ने उसके पैरों में पर लगा दिए थे। न दम फूलता था, न पांव थकते थे। 3-4 फलांग उसने 2 मिनट में तय कर लिए और मड़रिया के पास जा पहुंचा। मड़रिया के पास कोई न था। किसने यह कर्म किया है, यह सोचने का मौका न था। उसे खोजने की तो बात ही कहाँ थी। पयाग का संदेह रुक्मिन पर हुआ, पर वो क्रोध का समय न था। ज्वालाएं कुचाली बालकों की भांति टटिया मारती, धम धम करती, अपनी दाहिनी ओर लपकती और कभी बाईं ओर। बस ऐसा मालूम होता था कि लपट कब खेत तक पहुंची और अब पहुंची। मानो ज्वालाएं आग्रहपूर्वक क्यारियों की ओर बढ़ती और असफल होकर फिर दूसरी बार उसी वेग से लपकती थी। आग कैसे बुझे? लाठी से पीट कर बुझाने का गौ न था। वह तो निरी मूर्खता ही थी। फिर क्या हो? फसल जल गई तो फिर किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। आह, गांव में कोहराम मच जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, गवारों को सोचना नहीं आता। पयाग ने लाठी संभाली, जोर से एक छलांग मारकर आग के अंदर मड़ैया के द्वार पर जा पहुंचा। जलती हुई मड़रिया को अपनी लाठी पर उठाया और उसे सिर पर लिए सबसे चौड़ी मेड़ पर गांव की तरफ भागा। ऐसा जान पड़ा मानो कोई अग्नियान हवा में उड़ाता चला आ रहा है। फूस की जलती हुई धज्जियां उसके सिर पर गिर रही थी, पर उसे इसका ज्ञान न होता था। एक बार एक मुठा अलग होकर उसके हाथ पर आ गिरा था। सारा हाथ जल भुन गया, पर उसके पांव पल भर भी न रुके। हाथों में जरा भी हिचक न थी। हाथों का हिलना खेती का तबाह होना था। पयाग की ओर से अब कोई शंका न थी। अगर भय था कि मड़रिया का केंद्र भाग, जहां पर लाठी का कुंडा डालकर पयाग ने उठाया हुआ था, वो न जल जाए, क्योंकि छेद के फैलते ही मड़रिया उसके ऊपर आ गिरेगी और अग्नि समाधि में मगन कर देगी। पयाग ये जानता था और हवा की चाल से उड़ा जाता था। 4 फलांग की दौड़ है। मृत्यु अग्नि का रूप धारण किए हुए पयाग के सिर पर खेल रही थी और गांव की फसल भी। उसकी दौड़ में इतना वेग है कि ज्वालाओं का मुख पीछे की ओर फिर गया है और उसकी दाहक शक्ति का अधिकांश वायु से लड़ने में लग गई है। नहीं तो अब तक बीच में आग पहुंच गई होती और हाहाकार मच गई होती। एक फलांग में निकल गया। पयाग की हिम्मत ने हार न मानी। वो दूसरा फलांग भी पूरा हो गया। देखना पयाग, 2 फलांग की और कसर है। पांव जरा भी सुस्त ना हो। ज्वाला लाठी के कुंदे पर पहुंची और तुम्हारे जीवन का अंत है। मरने के बाद भी तुम्हें गालियां मिलेंगी। तुम अनंत काल तक आहों की आगों में जलते रहोगे। बस 1 मिनट और। अब केवल 2 खेत और रह गए हैं। सर्वनाश! लाठी का कुंडा निकल गया। मुड़रिया नीचे खिसक रही है। अब कोई आशा नहीं। प्रयाग प्राण छोड़कर दौड़ रहा है। वो किनारे का खेत आ पहुंचा। अब केवल 2 सेकंड का और मामला है। विजय का द्वार सामने 20 हाथ पर खड़ा स्वागत कर रहा है। उधर स्वर्ग है, इधर नरक। मगर वो मड़रिया खिसकती हुई पयाग के सिर पर आ पहुंची। पर अब भी उसे फेंक कर अपनी जान बचा सकता है। पर उसे तो प्राणों का मोह नहीं। वह उस जलती हुई आग को सिर पर लिए भागा जा रहा है। वहां उसके पांव लड़खड़ाए। अब वह क्रूर अग्नि लीला नहीं देखी जाती। एकाएक एक स्त्री सामने के वृक्ष के नीचे से दौड़ती हुई पयाग के पास आई। वह रुक्मिन थी। उसने तुरंत पयाग के सामने आकर गर्दन झुकाई और जलती हुई मड़रिया के नीचे पहुंचकर उसे दोनों हाथों पर ले लिया। उसी दम पयाग मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका सारा मुंह झुलस गया। रुक्मिन उसके अलाव को लिए हुए 1 सेकंड में खेत डांडे पर आ पहुंची, मगर इतनी दूर में उसके हाथ जल गए, मुंह जल गया और कपड़ों में आग लग गई। उसे अब इतनी सुधि भी न थी कि मड़रिया के बाहर निकल आए। वो मुड़रिया को लिए हुए गिरी पड़ी रही। इसके बाद कुछ देर तक मड़रिया हिलती रही। रुक्मिन हाथ पांव फेंकती रही। फिर अग्नि ने उसे निगल लिया। रुक्मिन ने अग्नि समाधि ले ली।
कुछ देर में पयाग को होश आया, सारी देह जल रही थी। उठकर दौड़ा और पैर से आग को हटा दिया। रुक्मिन की अधजली लाश पड़ी हुई थी। उसने देखा वृक्ष के नीचे फूस की लाल आग चमक रही है। उसने बैठकर दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और रोने लगा। प्रातःकाल गांव के लोग पयाग को उठाकर उसके घर ले गए। 1 सप्ताह तक उसका इलाज होता रहा, पर वो नहीं बचा। कुछ तो आग ने जलाया था, जो कुछ कसर थी वो शोकाग्नि ने पूरी कर दी। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी अग्नि समाधि। उम्मीद करती हूँ मेरा प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट हमारे उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए कमेंट भी जरूर करिए।